हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ हिंदी का पहला चैप्टर वर्णमाला। और वर्णमाला में मैं आपको आज केवल स्वर के बारे में बताऊंगा और स्वर के बारे में जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो के द्वारा मिल जाएगा। तो हम शुरू करते हैं वर्णमाला से। हम सबसे पहले बात करेंगे वर्ण किसे कहते हैं। तो मानव मुख से जो ध्वनि निकलती है उसे ही हम वर्ण कहते हैं और इसे हम भाषा की सबसे छोटी इकाई मानते हैं। तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो आप इसको ध्वनि भी बता सकते हैं। अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो आप वर्ण बता सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या होता है? वर्णमाला स्वर या व्यंजन वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है। कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्णमाला कहते हैं और उसमें 4 ऑप्शन देता है और पहला ऑप्शन उसमें देगा कि वर्णों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, वर्णों के सार्थक समूह को, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके सामने बताता है। तो आपका सही आंसर जो होगा वह होगा वर्णों का व्यवस्थित क्रम। और इसके बाद हम बात करेंगे वर्णमाला में वर्णों की संख्या की बात अगर हम करते हैं तो वर्णमाला में वर्णों की संख्या 52 मानी जाती है। यदि उच्चारण के आधार पर कभी क्वेश्चन करता है तो इसके आधार पर 45 वर्ण माने जाते हैं, जिसमें आपके 10 स्वर होते हैं और व्यंजनों की संख्या 45 मानी जाती है। इसके बाद लेखन के आधार पर अगर हम बात करते हैं तो ये 52 होते हैं, जिसमें स्वर 13 होते हैं, व्यंजन 35 होते हैं और संयुक्त व्यंजन को लेकर के यह 52 होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे स्वर के बारे में। स्वर होता क्या है, यानी कि सबसे पहले तो हम ये जान लें कि वर्ण क्या है। एक तरह की ध्वनि है। तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में जो मुख से वायु निकलती है वह निर्बाध गति से बाहर निकलती है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि इनके उच्चारण में वायु निर्बाध गति से मुख से बाहर निकलते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। तो इस सेंटेंस का मूल अर्थ निकल के आता है क्या कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी भी स्वर यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्वेश्चन अगला है इससे संबंधित कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो स्वरों की संख्या पूछा जाता है तो आप यहाँ पर 11 ही बताएंगे। यहाँ हमने 52 वर्णों में मैंने बताया कि स्वरों की संख्या 13 होती है। तो 13 में जो 2 होते हैं वह आपके स्वर माने जाते हैं और बच्चे अंग और अह इसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि यदि हम अंग का उच्चारण करते हैं तो इसका अ और क वर्ग का पंचमाक्षर यानी अंगिया को लेकर के करते हैं, तो यह ना तो स्वर की कोटि में आता है और ना ही व्यंजन की कोटि में आया है। इसलिए इसे हम अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं और यही कंडीशन होता है अ के साथ, यानी इसका उच्चारण अ होता है। अ और ह यानी यह स्वर और व्यंजन के मेल से बना हुआ है, यानी कि इसे हम स्वर की कोटि में नहीं रख सकते, इसलिए हम इसे अयोगवाह की श्रेणी में रखते हैं। यदि लेखन की दृष्टि से देखा जाए तो यह स्वर कहा जाता है और उच्चारण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसे व्यंजन कहा जाता है। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि लेखन की दृष्टि से अंग क्या है तो यह स्वर होगा। यदि उच्चारण की दृष्टि से अगर पूछता है तो यह क्या होगा? व्यंजन होगा। इसके बाद हम बात करेंगे स्वरों के वर्गीकरण का। तो स्वरों के वर्गीकरण का अनेक आधार हैं। पहला आधार आपको मैं यहाँ पे बताया कि मात्रा के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण है वह 3 भागों में किया गया। पहला आपका होता है ह्रस्व स्वर, जिसमें आपके अ, ई, ओ, री आते हैं। ह्रस्व स्वर का मतलब होता है ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में कम वायु का प्रयोग होता है, उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। और अ, ई, ओ, री के उच्चारण में हम कम समय का प्रयोग करते हैं, इसलिए से हम ह्रस्व स्वर की कोटि में रखते हैं। इसके बाद दीर्घ स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से ज्यादा वायु का प्रयोग किया जाता है, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इसमें आ, बड़ी, बड़ा, ए, ओ, खल और औरत को लिया जाता है। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप लोग कि ए, ओ, को हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं, क्योंकि यह 2 स्वरों के मेल से बनते हैं। और यह किसके मेल से बनते हैं आपको हम संधि में बताएंगे। इसके बाद जो तीसरा स्तर है वह है प्लुत स्वर का, जिसको हम 3 से भी प्रदर्शित करते हैं और कहीं कहीं यश से भी प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम लिखते हैं हरे का मतलब ये क्या हो गया? इस पे तो आपका दीर्घ की मात्रा तो लगी है, दीर्घ स्वर तो है, लेकिन इसके लग जाने से इसमें जो हम वायु का प्रयोग करेंगे, मात्रा का प्रयोग करेंगे, वह ज्यादा दीर्घकालीन होगा। दीर्घकालीन का मतलब कि दीर्घ स्वर जितना वायु दीर्घ स्वर में लगता है उससे कहीं ज्यादा इस
स्वर के उच्चारण में लगेगा। जैसे हम यहाँ अगर लिखते हैं हरे, यहाँ पे हरे लिखा यानी कि यह दीर्घ स्वर है, लेकिन हमने बोल दिया हरे। हरे का मतलब यहाँ पे हमने एक ही मात्रा को प्लुत स्वर के माध्यम से इसे ज्यादा स्पेस दे दिया, इसलिए इसे हम प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे आप लोग देखे होंगे ओम लिखा जाता है, तो कहीं कहीं आप देखते होंगे ओम इस तरह से भी लिखा जाता है, और कभी कभी आप देखते हैं ओम इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक, सॉरी, यहाँ पर यश भी बनाया जाता है। ठीक, तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। ये आपका वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर। इसके बाद हम बात करेंगे जीव के प्रयोग के आधार पर वर्गों स्वरों का वर्गीकरण। वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आप लोगों का। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से अग्र स्वर कौन सा है, या निम्नलिखित में से पश्च स्वर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं कि जीव के प्रयोग के आधार पर भी 3 प्रकार बताए गए। पहला अग्र स्वर। अग्र स्वर का मतलब होता है जीव के अगले भाग से बोले जाने वाले जो स्वर होते हैं उन्हें हम अग्र स्वर कहते हैं। मध्य स्वर। मध्य स्वर का मतलब होता है कि जीव के मध्य भाग से जो स्वर का उच्चारण होता है उसे हम मध्य स्वर कहेंगे। और पश्च स्वर का मतलब हुआ कि ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में हम पिछले भाग का प्रयोग करते हैं उसे हम पश्च स्वर कहते हैं। और इसमें अग्र स्वर में अगर हम देखें तो ई ए को ध्यान रखेंगे, और मध्य स्वर में अ को याद रखेंगे। बाकी जो भी स्वर बचता है आपका वो पश्च स्वर के अंतर्गत आएगा। एक चीज और आप यहाँ देखेंगे आ लिखा हुआ है, यह आ जो है अंग्रेजी भाषा से लिया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से अंग्रेजी भाषा से कौन सा स्वर लिया गया है, तो यह आ है, और आ के ऊपर चंद्र बिंदी नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आप लिखते हैं डॉक्टर, डॉक्टर, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है यह आ की मात्रा नहीं होती है। हिंदी में तो यह आ की मात्रा ही पढ़ी जाती है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण ओ होता है। इसको हम आ नहीं पढ़ते हैं, इसको हम आ पढ़ते हैं। आएगा समझ में। इसके बाद मुख द्वार खुलने के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है उसके 4 भाग हुए। पहला विवृत। विवृत का मतलब कि जब किसी भी स्वर का उच्चारण करते समय मुख पूरा खुलता है उसे हम विवृत स्वर कहेंगे। इसके अंतर्गत आ आता है। इसके बाद अर्ध विवृत का मतलब आधा मुंह खुला होता है, उसमें आपका अ ए औ और आ आता है। और इसके बाद समृत। समृत का मतलब कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख आधा बंद रहता है उसे हम समृत कहते हैं। इसमें आपका आता है छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इसके बाद अर्ध समृत का मतलब होता है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख जो है आधा बंद रहता है, तो उसे हम कहते हैं ए और औ, यानी अर्ध समृत स्वर। इसके बाद ओठों की स्थिति के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वह 2 भागों में किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि जीव के प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया, तो 3 बताएंगे। यदि मुख द्वार खुलने के आधार पर पूछा गया तो आप 4 बताएंगे। यदि ओठों की स्थिति के आधार पर पूछा गया तो 2 बताएंगे। इसके अंतर्गत आपने देखा कि अवृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब ऐसे स्वर जिनके उच्चारण करते समय मुख वृत्त के आकार का बनता है, तो उसे हम अवृतमुखी स्वर कहते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो स्वर होगा वह वृत्त के आकार का नहीं बनेगा, उसे हम कहेंगे अवृतमुखी। अवृतमुखी का मतलब अ का मतलब नहीं, वृत्त का मतलब वृत्त मतलब मुखी, यानी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख वृत्त के आकार का नहीं बनता है उसे हम अवृतमुखी। और जिसके उच्चारण में मुख जो है वृत्त के यानी गोल मुंह होता है, जैसे हम कहते हैं ओ बोलने का मतलब क्या हुआ, मुख गोल हुआ, होठ क्या हुए, गोल हुए आपके, तो हम कह सकते हैं कि आप वृत्तमुखी है। और ऊपर जो है अवृतमुखी। अगर हम वृत्तमुखी की बात करें, इसको अगर हम याद कर लें कि ओ और आ, तो ये जो वर्ण हैं आपके वृत्तमुखी कह जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुस्वार का उच्चारण किससे होता है, तो इसका उच्चारण सिर्फ नाक से होता है। और अनुनासिक का उच्चारण किससे होता है, आप समझेगा नाक से, मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो अनुनासिक जो व्यंजन होते हैं या स्वर जो होते हैं उनका जो उच्चारण होता है वह नाक और मुंह दोनों से किया जाता है। और एक बात और मैं बता दूं कि वर्णमाला को सबसे पहले लिखने का सफल प्रयास किया था यास्क ने, और जिनकी एक रचना है बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है, निरुक्त शास्त्र, जिसमें ये चीज बताया गया है कि वर्णमाला का व्यवस्थित क्रम सबसे पहले यास्क ने ही दिया। एक चीज और मैं बता दूं कि जितने भी स्वर होते हैं यानी हम कह सकते हैं कि सभी स्वर क्या होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं। सघोष का मतलब कि
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में जो ध्वनियां होती है वो कंपित होते हुए आते हैं, उन्हें हम सघोष ध्वनियां कहते हैं। और ये रही आपके स्वर से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है आपके सामने है। तो अगर हम एक बार रिपीट कर दें इसे कि क्वेश्चन कैसे क्या पूछा जाता है। क्वेश्चन देखिए पूछता है वर्ण कहते किसे हैं, तो वर्ण क्या होता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे हम ध्वनि कहते हैं, और ध्वनि को वर्ण कहते हैं, और वर्ण को ही हम क्या कहते हैं, अक्षर भी कहते हैं। ठीक, स्वरों की संख्या यदि पूछा जाए तो 11 बताएंगे, और अयोगवा की संख्या बताएंगे तो 2 बताएंगे। स्वरों का वर्गीकरण के आधार पर जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, मात्रा के आधार पर पूछा जाता है तो 3 बताएंगे। जीभ के प्रयोग पे अगर पूछा जाता है तो भी 3 बताएंगे। मुख द्वार खुलने के आधार पर यदि क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप 4 बताएंगे। ओठों की स्थिति के आधार पर अगर पूछा जाता है तो 2 बताएंगे। और यह अनुस्वार और अनुनासिक याद रखेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे, जो अनुस्वार होता है वह अंग होता है, और जो अनुनासिक होता है वह चंद्रबिंदी होता है। इस बात को हमेशा ध्यान देंगे। और व्यंजन के बारे में हम आपसे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।